जय हिंद मेरे जवानों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है एकदम शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद हैं। और मेरे सभी जवान अपनी तैयारी में बहुत ही शानदार तरीके से जुटे हुए हैं। आशा करता हूं कि बहुत मेहनत के साथ आप सभी अपने तैयारी के हर एक अंग को साथ में लेकर चल रहे होंगे। तैयारी के अंगों में क्या क्या शामिल है, कॉन्सेप्ट का समझना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी भी कॉन्सेप्ट को केवल रट के काम नहीं चला सकते हैं। साथ ही आपको चाहिए कि आप बढ़िया से रिवीजन करें और साथ ही मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट में गलत होने वाले प्रश्नों का एनालिसिस भी अवश्य करें। इसको नीचे कर दो भाई एक बार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगाविद अंकित में। आएंगे सभी लोग एक बार और मुझे बताएं कैसे हैं आप सब। एक क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूं कल के पढ़ाए हुए में से। मुझे बताइए कि अभिसारी दर्पण कौन सा होता है। प्लीज भैया रिक्वेस्ट है, इस क्वेश्चन का ना सही जवाब करोगे, मैं आशा करूंगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से मैं चेक कर पाऊंगा कि आप अपना रिवीजन करके आए हैं या नहीं। तो सोच के आंसर करना, कोई भी गलत प्रश्न मेरे दिल को तोड़ सकता है। अभिसारी दर्पण पूछा है आपसे। अभिसारी दर्पण यानी कि कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है, बताएंगे एक बार। कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है? अनिल, प्रीति, सौरभ, विक्रम, विशाल, राजन, मशंत, प्रशांत, जलधारी, विशाल, अभिषेक, ऋतिक, दीपक, आर्मी का दीवाना, गौरव, प्रियांशु, विशाल, सभी हमारे साथ हैं। और मैंने आपसे कहा था कि कल हमने दर्पण सीखे थे। अगर आप अच्छे से दर्पणों को सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो लेंस आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि बस हमें उल्टा उल्टा उनमें करते हुए चले जाना है। लेकिन अगर आपको दर्पण ही समझ नहीं आते हैं, तो लेंस को पढ़ने का ख्वाब ही छोड़ दीजिए। मतलब समझ तो आगे होंगे, याद नहीं है, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज होंगे, उल्टा नहीं कर पाएंगे। तो सभी प्यारे से बच्चे ज़्यादातर तो बढ़िया ही आंसर कर रहे हैं, लेकिन वही 10% बच्चे कुछ रहेंगे ही कि जो बगैर रिवीजन के आए हैं, वो उत्तर गलत कर रहे हैं। तो भैया उन 10% बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस क्लास को अभी यहीं छोड़िए, पहले कल की क्लास को रिवाइज करिए, समझिए, फिर इस क्लास को लेना। ना तो इसके बाद आप केवल कंफ्यूज होंगे। और जिसने उत्तर सही किया है या जो रिवीजन अच्छे से करके आया है, उसको देखना, बहुत ही इजीली क्लास समझ में आती रहेगी। तो कन्वर्जिंग मिरर जो है, अभिसारी दर्पण जो है, ये कौन सा होता है आपका? ये अवतल दर्पण होता है। ये किरणों को इकट्ठा करता है, कॉनकेव ये होता है। बहुत सारे बच्चे उत्तल भी आंसर कर रहे हैं, यानी कि कॉन्वेक्स कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह गलत है। बहुत बढ़िया, सभी ने नाम बता दिया। एक बार फटाफट से रिवीजन करेंगे सभी प्यारे दोस्त। तो हमने देखा लाइट क्या होती है और लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज देखी। उसके बाद प्रकाश के बहुत सारी घटनाएं देखी, जिसमें से हमने परावर्तन को एक बढ़िया तरीके से कंप्लीट भी कर लिया है। अभी जो हम बात करेंगे आज, वो बात करेंगे रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन की। आज जो हम बात करेंगे, ये रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन की बात करेंगे। उसके बाद हम आज ही कोशिश करेंगे प्रकीर्णन, विक्षेपण, वायुमंडलीय अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन को खत्म कर लें। ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। उसके बाद देखिए, हमने परावर्तन शुरू किया, जो कि दर्पणों से शुरू था, मिरर से शुरू था। और मिरर में हमने प्लेन मिरर देखा, उससे बनने वाली प्रॉपर्टीज देखी। फिर स्फेरिकल मिरर, गोलीय देखे, जो या तो अंदर से दबे हुए थे या बाहर की तरफ उभरे हुए थे। दबे हुए और उभरे हुए के बारे में हमने अच्छे से डिटेल में बात की। कौन कॉन्वेक्स होता है, कौन कॉनकेव होता है, उत्तल अवतल, इसके बनने वाले अच्छे खासे गुणों के बारे में भी हमने बात की। हमने देखा कि उत्तल दर्पण जो है, कॉन्वेक्स मिरर जो है, उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर जो है, ये एक ऐसा दर्पण है जिसके पास बहुत कम गुण हैं, क्योंकि ये लोगों को बिखेरता है। तो इसका उपयोग केवल एक उपयोग है, सीमित गुण होने के कारण केवल इसका एक उपयोग है। जबकि अवतल दर्पण की अगर बात करें, कॉनकेव मिरर की अगर हम बात करें, तो इसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये लोगों को मिलाता है, तो इसके पास बहुत सारे गुण हैं। एक बार यहां तक बताइए कि उत्तल और अवतल की ऐसी छवि आपके दिमाग में है। ये बहुत जरूरी बात है कि उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर किरणों को बिखेरता है, तो इसके पास कम गुण हैं, क्योंकि ये लोगों को बिखेर रहा है। जबकि अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर जो है, ये मिला रहा है किरणों को, ये कन्वर्जिंग मिरर है, ये अभिसारी है, तो इसके पास बहुत सारे गुण हैं। इसी के कारण इसका इस्तेमाल बहुत सारी जगह पे होता है। तो कृपया मुझे एक बार बताएंगे, यहां तक हमने कर लिया था
अगर आप रेडी हो तो हम दूसरी घटना पर चलें, जिसका नाम है अपवर्तन, जिसका नाम है अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन। अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन। यहां तक अगर सब कुछ क्लियर है तो ही आप मेरे साथ आगे की यात्रा में शामिल हों। अगर नहीं क्लियर है तो कृपया शामिल ना हो, फिर आप इस यात्रा को यहीं छोड़ दीजिएगा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन, एकदम जबरदस्त, लाजवाब, क्लियर है, वेरी गुड। चलिए जी, नाइस एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इस तरीके से कल हमने चीजों को सीखा था। अब देखिए, परावर्तन का मतलब क्या होता है। कल मैंने बड़े अच्छे से आपको समझाया कि अगर कोई भी वस्तु अपने ही माध्यम में टकरा के वापस आ जाती है। मैंने कहा था एक कमरा है, इस कमरे की दीवारें हैं, इसमें मान लो हवा भरी हुई है और बाहर पानी है। अगर एक बॉल को मैं दीवार में मारता हूं तो हवा से जाएगी, हवा में ही आ जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि ये पानी में चली जाएगी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं कि इस कमरे को कांच का बना देता हूं, ठीक है, और बाहर में पानी भर देता हूं। इस कमरे के अलावा बाहर पूरा पूरा पानी है और ये कांच का कमरा है। कांच का मतलब ऐसा, बिल्कुल जिसमें से आर पार दिखता हो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि मैं बाहर से टॉर्च जलाऊंगा। तो मुझे एक बात बताओ बड़े ध्यान से सोच के, कि क्या टॉर्च की रोशनी दूसरी साइड चली जाएगी या नहीं। एक बार यस या नो करके बताइए, टॉर्च की रोशनी दूसरी साइड चली जाएगी या नहीं। तो आप कहेंगे कि भैया बिल्कुल चली जाएगी, बिल्कुल चली जाएगी। तो पहले केस में क्या था, कल जो हमने घटना पढ़ी उसमें प्रकाश अपने ही माध्यम में लौट आता है, लेकिन यहां पे पार निकल जाएगा। और क्या शीशे में से, कल जो हमने पढ़ा था दर्पण यानी कि मिरर में से, क्या प्रकाश पार निकल सकता है? नहीं। लेकिन ये क्या है, लेंस है, जैसे मेरे चश्मे का शीशा है। अगर भाई मैं इधर से टॉर्च डालूं, टॉर्च जलाऊं, तो रोशनी आर पार बिल्कुल निकल सकती है। तो ये घटना किस में होती है? ये घटना होती है आपकी लेंसों में। तो याद रखेंगे कि अपवर्तन की घटना का संबंध किससे है? लेंस से अपवर्तन की घटना का संबंध है। ठीक है, क्या होती है अपवर्तन की घटना? अपवर्तन की घटना होती है कि जब प्रकाश प्रकाश का एक माध्यम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाना या चले जाना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चले जाना। जैसे प्रकाश, यहां इस कमरे की बात करूं तो हवा से आगे किस में चला जाएगा? पानी में। यानी कि हम लिखेंगे, ऐसे लिख दो, गोइंग ऑफ लाइट, बेसिक भाषा में लिख दो बिल्कुल, या ट्रैवलिंग लिखिए, ज्यादा सही है। गोइंग शब्द अच्छा नहीं है, ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, ट्रैवलिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, कि प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चले जाने को ही हम क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक बात आप समझें कि जैसे कल हमने पढ़ा था, बड़े कंसंट्रेट होके आपको पेन कॉपी रख दो और सुनना है मेरी बातों को, मात्र मेरी बात 5 मिनट सुन लो, लेंस आपको यहां दिमाग में फिक्स हो जाएगा परमानेंट। सुनो, हमने फिर से, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, बार बार इसी बात पे मैं जोर दे रहा हूं। कल हमने ये पढ़ा था कि दर्पणों में एक ऐसा है जो किरणों को मिलाता है और एक ऐसा है जो किरणों को बिखेरता है। ठीक है, किरणों को मिलाने वाले के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी थी और बिखेरने वाले के पास कम प्रॉपर्टी थी। हमने क्या पढ़ा था कि क्या क्या गुण होते हैं। गुणों में क्या शामिल था कि ये प्रतिबिंब छोटा बना सकता है या नहीं, बड़ा समान आकार का बना सकता है या नहीं, वास्तविक या आभासी बना सकता है कि नहीं, उल्टा या सीधा बना सकता है कि नहीं। गुणों में ये सारी चीजें आवश्यक रूप से शामिल थी। क्लियर है आपको मेरी बात? अब यही चीजें आपसे लेंस में पूछी जाएंगी। तो लेंस में भी दो ही संभावनाएं हैं, कि या तो उत्तल लेंस होगा या तो अवतल लेंस होगा,
या तो उत्तल लेंस होगा या तो अवतल लेंस होगा। हरीश भाई ये बाहर ना वो रखी होगी एक। तो या तो उत्तल लेंस है या तो अवतल लेंस है, दो ही लेंस हैं। अब फिर इनमें से एक ऐसा है कि जो किरणों को बिखेरता है और एक ऐसा है जो किरणों को समेटता है, और उसी के आधार पे उसके गुण हैं। एक तो है कॉन्वेक्स लेंस और एक है कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो एक किरणों को बिखेरता है और एक किरणों को समेटता है। अगर हमें यही बात पता लग जाए कि कौन किरणों को समेट रहा है और कौन किरणों को बिखेर रहा है, तो बड़ा आसान है हमारा काम। बताइए जरा, अगर हमें यह पता लग जाए कि कौन किरणों को समेटता है और कौन किरणों को बिखेरता है, तो हमारा काम बड़ा आसान हो जाएगा। अब सुनिए, जो भी ये स्टेटमेंट बहुत काम का है कि जो भी हमने दर्पण में पढ़ा था, मिरर में पढ़ा था, लेंस में बस उल्टा कर दो। कैसे उल्टा कर दो? कि जो काम उत्तल लेंस का था, मतलब जो काम अवतल दर्पण का था, याद रखना, जो काम अवतल दर्पण कर रहा था यानी कि कॉनकेव मिरर कर रहा था, अब यहां पर मिरर में जो काम कॉनकेव कर रहा था, अब यहां लेंस में उत्तल करेगा यानी कॉन्वेक्स करेगा। और जो काम उत्तल दर्पण कर रहा था, उत्तल दर्पण कर रहा था, कॉन्वेक्स मिरर कर रहा था, उसी काम को अब यहां कौन करेगा? अवतल लेंस करेगा। ठीक है, जरा मुझे बताइए। अब देखो फिर से वही बात आती है, जिसको ये समझ में आया था कल, समझ में तो सबको आया था, बस याद करने की बात है। अगर तुम्हें कुछ भूला भूला लग रहा है तो वो समझने की गलती नहीं है मेरे भैया, आपकी ना बहन, वो गलती है आपके ना रिवीजन करने की। अब बस आपको सिर्फ उल्टा करना है। ठीक है, क्या आप बस अपोजिट कर दोगे? अपोजिट क्या करना है सुनो। अब देखो भैया, जिसका रिवीजन है वो मेरी बात को समझ पाएगा, या फिर मैं बार बार अभी भी बोल रहा हूं, जिसने अभी भी ध्यान से सुना होगा वो भी समझ लेगा कि अगर अगर दर्पण में दर्पण में किरणों को इकट्ठा करने का काम उत्तल लेंस करता था, तो यहां उत्तल दर्पण करता था, तो अब यहां अवतल लेंस करेगा, है ना? यानी कि अगर मैं कहूं कि अभिसारी लेंस कौन सा है, इनमें से कौन कन्वर्जिंग लेंस है, बताओ इनमें से कौन कन्वर्जिंग लेंस है? दोनों में से जरा बताना, कौन इनमें से कन्वर्जिंग लेंस है? क्वेश्चन आ गया कि बताइए अभिसारी लेंस कौन सा है। बताएंगे सभी लोग एक बार। भाई कल की क्लास नहीं चल रही है यार, बच्चे ये बोल रहे हैं। एक बार कृपया सभी मुझे बताएंगे कि हाँ भैया हमें समझ में बात आ गई। सभी लोग बताएंगे। अच्छा, आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो अगर हम कहें कि किरणों को इकट्ठा करने का काम कौन करता है, तो बहुत जबरदस्त आपने आंसर किया। और किरणों को इकट्ठा करने का काम अगर दर्पण में अवतल अवतल करता था, तो अब यहाँ लेंस करेगा। देखिए, अगर कल की क्लास नहीं चली है और आपने नहीं देखी है तो कृपया इस क्लास को अभी मत देखिए, आप पहले कल की क्लास देखिए। कल की क्लास के बगैर आपको ये क्लास समझ में नहीं आएगी। अभी सारी ये है, तो आप ये भी समझ जाएंगे कि ये कैसा है, अपसारी है। कैसा है? अपसारी है, यानी कि ये आपका डायवर्जिंग है। कैसा है? डायवर्जिंग है। ठीक है, चलिए। अब देखो, मुझे बताइए, क्वेश्चन आएगा कि लेंस में कौन हमेशा छोटी इमेज बनाता है। मैं प्रश्न ही लिख देता हूं, बात खत्म हो जाएगी। मैंने क्वेश्चन लिखा कि इनमें से कौन हमेशा, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, हमेशा, कौन हमेशा छोटी या छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इनमें से कौन हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है?
हमेशा छोटी इमेज कौन बनाएगा, बताएंगे। मैं ऑप्शन देता हूं, अभी सुनेंगे, ऑप्शन के हिसाब से आंसर करेंगे। उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। बी है अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस। सी है दोनों दर्पण लिख लेते हैं, सी और डी। उत्तल दर्पण, पहले पूरा प्रश्न सुनिए। अवतल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब ऑप्शन ये हैं, आंसर के ऑप्शन ये हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, मैं कहता हूं आपसे ए एंड बी, फिर कहता हूं बी एंड सी, बी एंड सी, उसके बाद आपसे पूछता हूं ए एंड डी, और उसके बाद पूछता हूं बी एंड सी। अब बताओ कौन सा आंसर ऑप्शन करेक्ट होगा। यहां मोर देन वन ऑप्शन है भाई साहब। देखो, ये अवतार 2.0 बैच जिन्होंने लिया है वो इस क्लास को ना लें, वो बायोलॉजी वाली क्लास लेंगे जो आपकी 9 बजे से चलती है। ये पहले वाले बैच की क्लासेस हैं, और ये फिजिक्स है यानी कि साइंस यहाँ पूरी खत्म होने जा रही है। क्योंकि आप लोगों ने अभी बैच लिया है तो आप नए सिरे से शुरू करें कृपया, और नए सिरे में आप बायोलॉजी से स्टार्ट करिए जो मैडम ले रही है रात के 9 बजे। बाकी जिन बच्चों ने पुराने से क्लासेस ले रहे हैं लेकिन कल की क्लास नहीं ली थी, शायद बच्चे इशू बता रहे हैं कि वो रिकॉर्डेड मोड में नहीं चली, तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा मत लीजिए इस क्लास को, कुछ नहीं समझ में आएगा। आप कल की क्लास ले लीजिए, जैसे सब बच्चों को समझ में आ रहा है 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा आपको। देखो कितना बढ़िया आंसर कर रहे हैं सभी बच्चे। तो बच्चे क्या कह रहे हैं कि भैया हमेशा छोटा प्रतिबिंब अगर हम दर्पण में देखें तो कौन बनाएगा, जो डायवर्जिंग होता है। हमेशा छोटा प्रतिबिंब या किसी में भी हमेशा छोटा बनाएगा, उसके पास लिमिटेड प्रॉपर्टीज हैं। और लिमिटेड प्रॉपर्टीज यानी कि सीमित गुण किसके पास होंगे, जो लोगों को बिखेरता है, क्योंकि उसमें गुण नहीं है। और हमेशा छोटा एक ही तो गुण है इसका। तो ये कौन करता है, दर्पण में उत्तल करता है। बस आप इतना याद रखो कि दर्पण में कौन करता है, उत्तल करता है। तो लेंस में कौन करेगा, अवतल करेगा। तो बी एंड सी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सेकंड इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। तो जिन्होंने अच्छे से चीजों को समझा है, सीखा है, उनका एकदम गजब आंसर है। तो मुझे बताइए, क्या ऐसे प्रश्न को कभी आप रट के कर सकते हैं? शायद नहीं। आपको चाहिए, आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। उल्टा भी करना है तो आपको सीधा तो कम से कम पता ही होना चाहिए। तो एक बार बताएं कि हाँ भैया मेरी समझ में तो आ गया, अगर आपने कल वल की क्लास प्रॉपर ली है। थम्स अप करेंगे एक बार सभी लोग। चलिए, तो अब वैसे तो कोई आवश्यकता है नहीं, देखो, इससे बनने वाले प्रतिबिंब के गुणों को समझने की, लेकिन फिर भी मैं आपको करवाए देता हूं। यहां पे देखिए उत्तल लेंस, ये प्रैक्टिकली एक एग्जांपल है। अच्छा, उत्तल लेंस दिखने में कैसा होता है? शायद आप कैमरे पे महसूस ना कर पाए, ये दोनों लेंस हैं मेरे पास। और अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो लेंस है ना, ये बीच में से उभरा हुआ है और ये बीच में से दबा हुआ है। अब देखो, अगर इमेज दिखे तो समझना। पहले किसकी बात करेंगे, उत्तल लेंस की। तो उत्तल लेंस अवतल दर्पण के जैसे गुण प्रदर्शित करेगा, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव मिरर के जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा। यानी कि ये कन्वर्जिंग मिरर है तो इसके पास बहुत सारे गुण हैं। बहुत सारे का मतलब, नोट बाद में करना, सुन लो पहले। ये आभासी, वास्तविक, उल्टे सीधे सभी तरह के प्रतिबिंब बना सकता है। छोटा बड़ा समान आकार का सब तरह का प्रतिबिंब ये बना सकता है। ठीक है, फोकस दूरी को छोड़ दीजिए, अभी फोकस दूरी को छोड़ दीजिए। ये पॉइंट पहले का ऐड है, इसको छोड़ दीजिए, अभी इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अंदर से उभरे होते हैं, अभिसारी होते हैं, बढ़िया बात है। अच्छा, ये जो प्रतिबिंब बनाता है, छोटा बड़ा समान आकार का सब तरह का प्रतिबिंब बना सकता है। अगर आपको दिख रहा हो ना, तो देखिए शायद आपको मेरी इमेज जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी दिख रही होगी, अगर इसमें नजर आ पा रही हो। यहाँ पे देखिए, और चूंकि ये उल्टी इमेज भी बना रहा है, बोलो बना रहा है कि नहीं? और जैसे जैसे मेरी इमेज नजदीक आई है ना, तो इसने सीधी इमेज बना दी है, हालांकि वो बहुत बड़ी है। आपको दिखे ना दिखे वो अलग बात है।
हाँ, एक सेकंड रुकिए, देखो यहाँ देखिए, अभी ये इमेज देखिए कैसी है, सीधी या उल्टी है। अभी यहाँ पे उल्टी इमेज है, देखो उल्टी इमेज है। और जैसे 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 नजदीक लाऊंगा तो ये बड़ी होती चली जाएगी और सीधी हो जाएगी। मेरे लिप्स पे ध्यान दीजिए, सीधे हो जाएंगे। अरे यार, इसमें आ ही नहीं पाती है इतनी इमेज। अब ये सीधे हैं, यहाँ पे ये सीधे हो जाते हैं। आप करके देख लेना, अगर आपके पास लेंस हो या मंगा लेना, ऐसा होता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ये हो गए किसके गुण? ये हो गए आपके उत्तल लेंस के गुण। अब इसके उपयोग क्या होते हैं? तो मेरे दोस्त, पहला उपयोग तो है कि अगर ये बड़ा प्रतिबिंब भी बना सकता है, अगर ये बड़ा प्रतिबिंब भी बना सकता है, तो क्यों ना हम इसका इस्तेमाल मैग्नीफाइंग ग्लास में करें। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है? जिसको घड़ी वाले अपने पास रखते हैं छोटे पुर्जों को बड़ा देखने के लिए। आवर्धक शीशा, सूक्ष्मदर्शी में इसका उपयोग होगा बड़ा देखने के लिए। साथ ही जो जासूस करते हैं छोटे अक्षरों को बड़ा पढ़ने के लिए। ठीक है, अच्छा जी। इसका उपयोग दृष्टि दोष के निवारण में भी होता है। इसको अभी जस्ट समझ लीजिए, मैं याद रखने की ट्रिक बता दूंगा कि दृष्टि दोषों में किस तरह के लेंस का कब यूज होता है। अभी पहले समझ लो आराम से, ठीक है। इसको रटना मत, मैं अभी बताऊंगा कि किस तरह के दृष्टि दोष में किस तरह के लेंस का इस्तेमाल होता है। जिनकी आंखों में प्रॉब्लम होती है दूर का देखने में, नजदीक का देखने में, उनकी आंखों में हम लेंस लगा देते हैं। ठीक है, चलिएगा। ये हो गया। अब चलिए थोड़ा सा आगे चलें। अगर मैं अवतल लेंस की बात करूं तो ये डायवर्जिंग होता है, अंदर से दबा होता है। फोकल लेंथ को छोड़ दीजिए फिर से, ये बाई मिस्टेक पॉइंट ऐड है यहाँ पे आपके स्तर पर, ये कभी यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब इसके पास लिमिटेड प्रॉपर्टी है, ये हमेशा छोटे प्रतिबिंब बनाएगा। अच्छा, पहले समझ लो फिर दोनों को एक साथ नोट कर लेना, है ना। छोटे प्रतिबिंब बनाएगा, ये केवल वास्तविक बनाएगा, आभासी नहीं बनाएगा, और हमेशा सीधा ही बनाएगा। क्योंकि अगर हमेशा वास्तविक बनाएगा तो वो अपने आप ही हमेशा सीधा होगा। यानी कि ये हमेशा छोटा डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा, रियल बनाएगा, वर्चुअल कभी नहीं बना पाएगा। और रियल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। आप चाहें तो यहाँ देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े पेड़ छोटे छोटे नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे भी देख लीजिए कि ये कैसे किरणों को डाइवर्ज कर रहा है। तो ये है मेरे पास एक कॉनकेव, और अगर आपको दिख रहा हो तो इसमें मेरी इमेज आपको काफी छोटी नजर आ रही होगी, और ये सीधी है। मजे की बात है, अब मैं इसको चाहे नजदीक लाऊं चाहे कहीं भी लाऊं, देखिए ये सीधी बन रहेगी, है ना। ये हमेशा सीधी रहेगी, हमेशा। अभी भी यहाँ भी सीधी है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ देखिए सीधी, और कितनी कितनी छोटी होती चली जा रही है, शायद आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण। अब इसके उपयोग क्या होते हैं? दूरदृष्टि दोष में ही होता है, लेकिन इसकी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। पहले आप आराम से तसल्लीपूर्वक नोट कर लीजिएगा। उत्तल और अ, उत्तल लेंस और अवतल लेंस को आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं संरूप सत्यम भाई। देखो, हर उस व्यक्ति को ये बहुत आसान लगेगा, मैं फिर से कहूंगा, जिसको दर्पण कल समझ में आ गया था। और समझ में तो शायद सभी को आया था जो याद करके आया होगा। ये कुछ भी नहीं है उसके लिए, बहुत इजी है। और अगर आप इस तरीके के अलावा हर एक को इंडिविजुअल पढ़ोगे, यानी कि हर एक को अलग अलग याद करोगे ना, तो कभी भी नहीं याद रख पाओगे, हमेशा कंफ्यूज रहोगे। इतना सारा डेटा इकट्ठा हो जाता है। ठीक है भाई, उम्मीद है एक बार नोट हो गया होगा। गुरुजी, ऐसा क्यों होता है पता नहीं, आपकी क्लास में मेरी राइटिंग अच्छी बैठती है। वाह भाई वाह, पता तो मुझे भी नहीं है, लेकिन अच्छी बात है। सड़क के मोड़ पर कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? आर्मी भैया जी, मैंने आपको इस लायक बना दिया है कि आप अब खुद से ये जज कर पाएं। सड़क के मोड़ पे तुम्हारी चाहत क्या होती है? प्रतिबिंब बड़ा देखने की, छोटा देखने की? शायद हर व्यक्ति चाहेगा कि दूर से आती हुई कार भी दिख जाए, और दूर से आती हुई कार तब दिखेगी जब उसका आकार छोटा हो। अगर कार अपने भी साइज से बड़ी दिखेगी तो सोचिए दर्पण से तो बहुत बड़ी कार है, वो दर्पण में आ ही नहीं पाएगी। हमेशा आप छोटा देखना चाहते हैं, तो हमेशा छोटा प्रतिबिंब कौन बनाता है? उत्तल दर्पण बनाएगा, कॉन्वेक्स मिरर बनाएगा, तो कॉन्वेक्स लगा होता है, खत्म। बहुत अच्छे से समझ में आ गया, लव यू सर, बहुत सारा प्यार भाई। पढ़ने में मजा आ रहा है, वेरी गुड सर। आपसे पढ़कर किसी को भी फिजिक्स में टक्कर दे सकता हूँ, रियांश। रियांश भाई, हमें किसी व्यक्ति को टक्कर कभी नहीं देनी है, हमें बस एग्जाम को टक्कर देनी है और एक नौकरी पानी है। और आगे तक इस बात को याद रखेंगे आप सब लोग कि जब आपको लगे कि मैंने कुछ अच्छा सीख लिया है, तो उसका सदुपयोग करिएगा, दुरुपयोग मत करना। एक तो कभी भी
आपके पास अगर कुछ एक्स्ट्रा हो, जैसे मान लीजिए आपके पास एक सरकारी नौकरी हो, आपके 4 दोस्तों के पास ना हो, तो कभी भी उनको ऐसे फील मत कराइए कि उनके पास आपसे कम है। हमेशा उनको मोटिवेट करिए। कभी जब जिस दोस्त ने आपके साथ तैयारी की हो ना, या तैयारी कर रहे हो, और कल को आपकी नौकरी लग जाए, उसकी ना लगे, तो कभी भी उसके सामने नौकरी की बात ही मत करना अपने बारे में व्यक्तिगत, कि मेरी सैलरी इतनी है, ये फायदे मिलते हैं, ये नुकसान होते हैं, कभी नहीं। हमेशा ये कहिए कि तुम करो, अच्छा करते हो, तुम हमेशा कर लोगे। इस प्रकार की बातें आप करिए, ठीक है। कार पर कौन सा लेंस लगा होता है सर जी? राजकुमार भैया, कार पर लेंस कहाँ होता है दोस्त? कार पर तो दर्पण होता है यार। आप अभी लेंस और दर्पण में फर्क नहीं कर पा रहे? नोट करते रहिए। पहले फिजिक्स समझ नहीं आती थी, बट अब समझ में आती है। बहुत सारा आभार। फिजिक्स क्लास हमारे न्यू बैच में कब से शुरू होगा? कन्हैया लाल जी, जब बायोलॉजी खत्म हो जाएगी ना, रात के 9 बजे मैडम बायोलॉजी ले रही होंगी, उसके बाद। चलो, इसको भी नोट कर लीजिए, फिर मैं इसकी ट्रिक आपको बता देता हूं। पप्पू सर मेरा नाम नहीं लेते हैं। हाँ भैया पप्पू, तुम मेरी भैंस खोल ले गए थे तो मेरी तुमसे दुश्मनी है? कैसी बात करते हो यार? चलो बहुत बढ़िया, सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो ठीक है। अब देखो, मैं इसकी एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, कि दृष्टि दोष से अक्सर क्वेश्चन आता है। तो दृष्टि दोष का मतलब क्या है, कि कभी किसी व्यक्ति को दूर का दिखना बंद हो जाता है, और किसी व्यक्ति को पास का दिखना, मतलब धुंधलापन दिखता है, क्लियर नहीं दिखता है, दिखना बंद ही हो जाता है। तो कितनी दूर कितना पास, ये कैसे निर्धारित हो कि कितनी दूर कितना पास? तो 25 सेंटीमीटर का एक आंकड़ा है। 25 सेंटीमीटर से ज्यादा की दूरी को विज्ञान की भाषा में दूर कहा जाता है, और 25 सेंटीमीटर से नजदीक को नजदीक कहा जाता है, ठीक है। अब समझिए, एक व्यक्ति को दूर का साफ नहीं दिखता, तो उसको निकट दृष्टि दोष है। ये मत समझना कि दूर का साफ नहीं दिखता तो दूर दृष्टि दोष है, नहीं। दरअसल ये नाम जो है ना, इस आधार पर नहीं बने हैं। ये नाम किसी और वजह से बने हैं, उस वजह को हमें नहीं जानना, उसमें बहुत डिटेल में चले जाएंगे हम, कोई फायदा नहीं है। बस आपको उल्टा याद रखना है कि हमारे पास अगर हम दृष्टि दोषों की बात करें, तो दो तरह के दृष्टि दोष हैं। एक तो है हमारे पास, यानी कि डिफेक्ट्स ऑफ विजन, इसको बोला जाता है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। और ये हमारे पास विजन के दो डिफेक्ट हैं। देखेंगे आप कौन कौन से दो डिफेक्ट हैं। पहला तो एक डिफेक्ट है दूरदृष्टि दोष। पहले हिंदी वाले देखें पूरी तरह से, फिर इंग्लिश वाले देख लेंगे, क्योंकि ट्रिक से बात करनी है। दूरदृष्टि दोष, तो दूरदृष्टि दोष में इंसान को नजदीक का साफ, मतलब दूर का साफ दिखाई देता है, और नजदीक का साफ नहीं दिखाई देता, उल्टा करके चलना है। दूसरा दृष्टि दोष है हमारे पास निकट दृष्टि दोष, ठीक है। अच्छा जी, आपने देखा ही होगा लोगों को चश्मे लगाते हुए। हालांकि मैंने भी चश्मे लगाए हैं, पर मेरे चश्मे में कोई इस तरह का पावर का लेंस नहीं है, मतलब ताकत वाला लेंस नहीं है, ये सिंपल है। क्योंकि हमारे यहाँ बोर्ड की रोशनी बहुत होती है, तो आंखों पे दिक्कत होती है। मैंने तो बस इसलिए लगाया है। लेकिन मान लो अगर किसी ने एक चश्मा पहना है, तो अगर उसको कोई दोष है, तो संभावना है कि या तो उसमें उत्तल लेंस होगा या उसमें अवतल लेंस होगा। मेरे यहाँ का लेंस बिल्कुल फ्लैट है, सीधा है। या तो उत्तल लेंस होगा या तो अवतल लेंस होगा। और लेंस से ही आप देख पाएंगे, ऐसा थोड़ी चश्मे में दर्पण लगा दोगे, इधर पॉलिश कर दी दिखेगा क्या, इधर पॉलिश कर दी फिर भी कुछ नहीं दिखेगा। अब मेरे पास लेंस भी दो हैं, या तो अवतल है या तो उत्तल है। तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। कैसे याद रहेगा, जुगाड़ आपको बताता हूँ। और निकट दृष्टि दोष के लिए हम अवतल लेंस करते हैं। कहानी खत्म हो जाएगी आज कंफ्यूजन की। देखिए मुझे बताओ आप, कि निकट और दूर में से किस में ज्यादा शब्द हैं? आप कहोगे दूर में 2.5 शब्द है, 1 2 मात्रा, और इसमें 1 2 3 मात्रा 3.5, इसमें ज्यादा शब्द हैं। अवतल और उत्तल में से किस में ज्यादा शब्द हैं? आप कहोगे अवतल में 4 शब्द हैं, उत्तल में 3.5 शब्द हैं, क्योंकि ये आधा है। तो कम शब्द वाले के लिए कम शब्द वाला रखो, ज्यादा शब्द वाले के लिए ज्यादा शब्द वाला रखो। कभी आपको सोचना ही नहीं है, खत्म कहानी, ठीक है। इंग्लिश वाले जरा देखेंगे, तो इंग्लिश वालों के यहाँ जो डिफेक्ट ऑफ विजन होते हैं, उसमें एक तो होता है उनका मायोपिया, और एक होता है हाइपर
मेट्रोपिया, ठीक है। इसको हम शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। इंग्लिश में दो नाम होते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस और इसको बोलते हैं हम फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, ठीक है। अब देखिए इंग्लिश वाले कैसे याद रखेंगे कि मायोपिया के लिए हम कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। मायोपिया के लिए कॉनकेव लेंस और हाइपरमेट्रोपिया के लिए, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। कैसे याद रखेंगे? इन लोगों को उल्टा याद रखना है। उल्टे से मेरा आशय क्या है? मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में से ज्यादा शब्द किस में है? हाइपरमेट्रोपिया में। कॉनकेव और कॉन्वेक्स में से ज्यादा शब्द किस में है? कॉनकेव में। इसमें 7 है, इसमें 6 है। इसमें कम शब्द, इसमें ज्यादा शब्द, इसमें ज्यादा शब्द, इसमें कम शब्द। तो यहाँ पे अपोजिट कर देंगे, कम वाले को ज्यादा दे देना है और ज्यादा वाले को कम शब्द वाला दे देना है। क्लियर है? निकट दृष्टि दोष में कौन सा दोष होगा? बहुत बढ़िया। ऋषि कुमार, तुम्हारा नाम क्या है? अगर मैं कहूं तो कैसी बात लगेगी? तुम कह रहे हो निकट दृष्टि दोष में कौन सा दोष होगा। भाई साहब, निकट दृष्टि दोष में निकट ही दृष्टि दोष है यार, ऐसी बात पूछते हो। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण या लेंस लगा होता है? विवेक जी, पहले तो आप ये क्लियर करिए, दर्पण लगा होता है लेंस? भैया मेरे उस्ताद जी, लेंस से दाढ़ी कैसे बना लोगे यार? दर्पण से ही तो बनेगी। और आप सोचिए, उसमें मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया, ट्रिक से पढ़ाया है कल, फिर भी आप यही क्वेश्चन कर रहे हैं। उत्तल दर्पण का केवल एक इस्तेमाल है, उसके अलावा सारे अवतल दर्पण है, तो वो अवतल ही है। चलो सर जी, सोए मैं भी बता दूंगा। मैं तो अब बिल्कुल यही मुझे चाहिए था। वेरी गुड। कैसे भी कर सकते हैं आप रोहित, बहुत बढ़िया, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है जी। बहुत बढ़िया। तो एक बार बताएंगे, क्लियर है आप सभी को? बहुत सारा प्यार रियांश भाई, वेरी गुड। ठीक है जी। तो आशा करूंगा कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि किसमें कौन सा लेंस लगा होता है। तो देखिए, लेंस से संबंधित हमारी कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है और लेंस के साथ ही हमने किसकी घटना का शुरुआत की थी? हमने शुरुआत की थी अपवर्तन की घटना का, रिफ्रैक्शन की घटना का। तो जिस प्रकार से हमने परावर्तन की घटना को शुरू किया था, यानी रिफ्लेक्शन को शुरू किया था, और रिफ्लेक्शन में केवल हमने दर्पण पढ़े, वैसे ही अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन में केवल लेंस नहीं पढ़ने हैं। अच्छा जी, वहां पे तो दर्पण जो था समतल भी था, लेकिन समतल लेंस कुछ नहीं होता। समतल लेंस कुछ नहीं होता, लेंस हमेशा गोलीय ही होते हैं। ठीक है। तो अपवर्तन का एक थोड़ा सा हिस्सा और है। जैसे दर्पण को तो लेंस से रिलेट कर दिया, लेकिन इसका थोड़ा सा हिस्सा और है। आइए सीखते हैं उस हिस्से को कि वो हिस्सा क्या होता है। बहुत अच्छे से आपको सीखना है और समझना है। ठीक है। चलो पहले इस चीज को और कवर कर लो। नोट हो गया? उसको बाद में सीखेंगे, पहले इसको और कवर कर लो। मैंने आपसे कहा था कि जो मैंने कहा कि नजदीक और दूरी का पता किससे लगेगा कि कितनी दूरी होती है? तो दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। उसका क्वेश्चन ऐसे आता है, इसको नोट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है? भैया जी, बुलाई कुमार, आप प्लीज कल की क्लास देखो। नोट कर लीजिए एक बार इसको जल्दी से। बहुत अच्छा समझ में आ गया है, इससे पहले कभी नहीं पढ़ाई की थी। कोई बात नहीं, अब आप, मैं वादा करता हूं कभी नहीं भूलेंगे ऐसे पढ़ोगे तो। ठीक है। चलिए, अब देखिए दर्पण का एक और एस्पेक्ट है, एक मतलब अपवर्तन का, रिफ्रैक्शन का। प्रश्न ये आएगा कि रिफ्रैक्शन में अगर, देखो पहले अपवर्तन को समझिए, रिफ्लेक्शन को। रिफ्लेक्शन में प्रकाश की किरण गई, इसी में आ गई, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अपवर्तन में किरण दूसरे माध्यम में जा रही है, तो दूसरे माध्यम में तो कुछ और भी चेंजेस हो सकते हैं उसके साथ। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए, जब कोई किरण किसी दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं? उन्हीं से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप समझेंगे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, मान के चलिएगा
इस पूरे बोर्ड पर मैंने बीचों बीच में एक कांच की पट्टी रख दी। ये कांच की एक पट्टी मैंने यहां रख दी है। ये क्या है? ग्लास है, यानी कि कांच है। ठीक है जी, ग्लास यानी कि कांच। पट्टी कैसी रखी है? मेरे पास होनी चाहिए, बिल्कुल ये है, पिटारे में सब कुछ मौजूद है। ये मान के चलिए इस तरह की एक कांच की मोटा टुकड़ा मैंने बीचों बीच में रख दिया है। ठीक है, इस बोर्ड के बीचों बीच में यहाँ रख दिया, इतना मोटा है ये। अच्छा, ऊपर क्या है? ऊपर तो हवा है। ऊपर क्या है? ऊपर हवा है, यानी कि एयर है। और नीचे भी क्या है? फिर से नीचे हवा है। नीचे भी क्या है? नीचे भी हवा ही है। ठीक है, चलो अगर आगे हम देखें तो हवा एक कैसा माध्यम है? तो हवा एक विरल माध्यम है। हवा एक विरल माध्यम है, यानी कि रेरर मीडियम है। विरल का मतलब जो हल्का हो, तो कांच की तुलना में हवा तो बहुत हल्की है। और ग्लास को हम क्या कहेंगे? एक सघन माध्यम कहेंगे, यानी कि डेंसर मीडियम कहेंगे। ठीक है जी, चलो। और फिर से हवा अगर है तो वो कैसी है? विरल माध्यम है, यानी कि रेरर मीडियम है। अब देखिए, प्रकाश की किरण यहां से आ रही है सीधी और अचानक से टक से इससे टकराती है। ये आने वाली किरण है, और आने वाली किरण को हम कहेंगे आपतित किरण, जो आकर पड़ रही है। आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे। ये किरण आकर पड़ रही है। पहले समझो, नोट करने के लिए आराम से आपको समय मिलेगा। आपने इसको समझ लिया तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके क्लियर हैं इससे। ठीक है, चलो। निकट दृष्टि दोष में कहाँ का दिखेगा? अबे भाई साहब बता दिया। निकट दृष्टि दोष में निकट का साफ दिखेगा। जैसे आपको लग रहा है उसका उल्टा कर दो। आपको लग रहा है निकट का दृष्टि दोष है तो निकट का साफ नहीं दिखेगा, नहीं, निकट का साफ दिखेगा। बस इतना सोचना। आप बहुत गहराई में क्यों सोच रहे हो? सिंपल सिंपल सोचो। तो आपतित किरण जो है जब इस पे आगे टकराएगी तो देखिए दिक्कत क्या होगी। दरअसल अगर मान लो यहाँ कांच ना होता तो ये किरण अपने रास्ते ऐसे करके निकल जाती, कुछ ऐसे करके निकल जाती। लेकिन यहाँ पे कांच है। अब सुनिए, कांच तो भारी है। जैसे मान लो आप हवा में चल रहे हो, बढ़िया दौड़ रहे हो, और अचानक से मैं आपको पकड़ के पानी में फेंक दूं, तो क्या पानी में आपकी गति उतनी ही रहेगी या कम हो जाएगी? आप कहोगे भैया जी पानी तो भारी है, तो पानी की गति हो जाएगी कम। ठीक है, वैसे ही इस प्रकाश किरण की जो गति है वो भी हो जाएगी कम। अब यहां पे मैं एक लाइन डाले लेता हूं, और इस लाइन को हम कहेंगे अभिलंब। बीचों बीच में जो एक लाइन खींची जाती है इसको क्या कहेंगे? हम अभिलंब कहेंगे। अभिलंब। किसी भी पृष्ठ पर एक लाइन खींचे बीचों बीच में जो इससे 90 डिग्री का कोण बना है, उसको अभिलंब कहेंगे। इससे प्रश्न नहीं आएगा कि अभिलंब किसे कहते हैं, तो बस समझ लो कि ये हो गई एक अभिलंब, यानी कि नॉर्मल। ठीक है, चलिए। अब अगर इसकी चाल कम हुई है तो होगा क्या कि ये ऐसे ना जाके अपने रास्ते से भटकेगी और ऐसे करके निकलेगी। ऐसे करके निकलेगी। अब ऐसे क्यों निकल रही है समझिए। अगर आपको समझ में आ जाए तो बढ़िया है, नहीं तो डायरेक्टली याद रख लेना। अगर समझना चाहते हैं तो फोकस करिए मेरी बात पे। ये किरण, इसको यहां तक जाना है, मतलब क्लियरली इसको यह है कि यहां तक जाना है। इस लाइन पे कहीं भी चली जाए, चाहे यहां जाए चाहे यहां जाए। अब अगर इसकी चाल कम हो गई है और ये इसी रास्ते से आएगी, तब तो ये लेट पहुंचेगी। अब अगर इसकी चाल कम है और इसको चाहिए, ये चाहती है कि मैं बस इस लाइन पे पहुंच जाऊं उतने ही टाइम में जितने टाइम में मैं इस रास्ते से जाती, तो जरा मुझे ये बताइए कि ये इस लाइन से दूर हटेगी, मतलब ऐसे जाए या फिर ऐसे जाए? आप कहोगे देखो इसके पास तो, इसकी तो चाल वैसे ही कम है, तो इसको बड़ा रास्ता ना चुन के छोटा रास्ता चुनना चाहिए। अगर छोटा रास्ता चुनेगी तो उतने ही समय में ये इस लाइन पर पहुंच जाएगी। इसलिए ये किरण इधर की तरफ झुक जाती है। ठीक है, बस आपको इतना ही इसमें याद रखना है। तो ये है अभिलंब, ये किरण थी। अब प्रश्न आएगा कि जब एक प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, रेयर टू डेंसर मीडियम में जाती है, तो क्या वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है? आप कहोगे जी बिल्कुल। क्या वो अभिलंब से दूर हट जाती है? नहीं। अगर हल्के से भारी में जा रही है तो अभिलंब की तरफ मुड़ रही है। तो सुनो, जैसे ये तो समझने का तरीका हो गया, जुगाड़ बता देता हूं। हल्के से भारी में जाने का मतलब, अगर तुम्हें मैं हवा से पानी में फेंक दूं तो मतलब तुम विपत्तियों में आ गए, और विपत्तियों में आदमी माता की गोद की तरफ भगता है, तो याद रखना अभिलंब की तरफ भगेगा। भारी माध्यम में पहुंचने का मतलब मुश्किलें आ गई बहुत, भारी का मतलब मुश्किलें, तो तुम अभिलंब की तरफ जाओगे। ठीक है भाई साहब, अब सुनिए,
अब जब ये प्रकाश की किरण यहां से बाहर निकलेगी, यहां पे फिर एक अभिलंब बनाए लेते हैं यहां पे। अब ये है प्रकाश की किरण, ये अभिलंब है, और जब ये प्रकाश की किरण यहां से निकलेगी तो चूंकि यहां पे क्या हुआ है, इसकी जो चाल है, अब तुम डेंसर टू रेरर आ रहे हो, यानी कि सघन से विरल आ रहे हो, भारी से हल्के में आ रहे हो। फिर मैंने तो पानी में चलो तुम स्लो स्लो दौड़ने लगे, मैंने पानी से उठा के हवा में फेंक दिया, फिर तुम्हारी गति बढ़ जाएगी। तो भैया फिर से मुझे बताओ, अब अभिलंब की तरफ जाना चाहिए या दूर हट जाना चाहिए? देखिए, अगर ये पूरा कांच ही होता ना, ये पूरा कांच, तो ये प्रकाश की किरण ऐसे जाती। लेकिन अभी क्या करेगी ये, जब भाई फिर जब मुश्किलों से तुम निकले, आसान में गए, तो फिर तुम मम्मी को भूल के चलने लगते हो, तो तुम अभिलंब से दूर हट जाओगे। अब की बार क्या होगी, प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी। अभिलंब से, ये अभिलंब है, और इसकी तरफ ये प्रकाश की किरण इसकी तरफ आने के बजाय दूर हट गई है। तो भैया यही प्रश्न पूछे जाएंगे बस दो, कि जब एक प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, उसकी ओर मुड़ती है, और जब सघन से विरल में जाती है तो उसकी ओर मुड़ती है, उससे दूर हटती है। तो एक बार आशा करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको तरीके से भी बताया और मैंने आपको ट्रिक के साथ भी बताया है। आराम से आप इसको नोट कर लीजिए, ये रही। सभी दोस्त एक बार नोट कर लेंगे। अवतार 2.0 वाले भैया मत पढ़िए, कुछ नहीं समझ में आएगा दोस्त। अवतार 2.0 वाले शुरू से शुरू करिए 9 बजे से। प्रियांशु कह रहे हैं लाइट तो स्ट्रेट जाती है। भैया तुम स्ट्रेट की डेफिनेशन ही नहीं जानते मेरे भैया। मैंने ये थोड़ी कहा है कि स्ट्रेट नहीं जा रही है। एक सेकंड रुकिए, ये तो ये भी भैया, ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है दोस्त। स्ट्रेट ना होने का मतलब प्रकाश की किरण ऐसे चल रही है, ऐसे थोड़ी ना चल रही है। ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधी। बैंड होने का मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे आ रही थी स्ट्रेट चलती हुई, ऐसे बैंड हो गई, नहीं। अगर ऐसे आ रही थी तो ऐसे हो गई है, बस। ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है। डेफिनेशन तो दोस्त क्लियर रखो, है जो तुमने पुराना पढ़ रखा है उससे नए को और कंफ्यूज हो रहे हो। बहुत अच्छे से समझ में आ गया, अब कभी नहीं भूलूंगा। बहुत सारा आभार भाई। बिल्कुल, पानी में भी यही नियम कार्य करता है। वाह गुरुजी, मजा आ गया, बहुत सारा आभार। अब तुम समझ गए होगे कि इसकी परिभाषा क्या है, कि प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अपने पथ से विक्षेपित होकर चले जाना, तो अपने रास्ते से हट जाती है ना। वहां मैंने नहीं बताई थी ये बात पहले, क्योंकि वहां पे हमें ये चीज नहीं पढ़नी थी। अब ये चीज पढ़नी है, तो यही परिभाषा है। नोट हो गया? चलिए बहुत बढ़िया। अब एक बार कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। देखो, जैसे आप पानी में लकड़ी डुबोगे तो लकड़ी ना आपको मुड़ी हुई नजर आएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऊपर लकड़ी है हवा में, जो प्रकाश की किरणें जा रही हैं वो अगर देखो हवा ही होती तो ऐसे करके जाती और आपको लकड़ी बिल्कुल सीधी सीधी नजर आती। लेकिन पानी में क्या है ना, प्रकाश की किरणें अपना रास्ता छोड़ देंगी और आपको प्रकाश की किरणें ऐसे मुड़ जाएंगी। देखो यहां से आ रही है, मैं दूसरे कलर से बनाऊंगा, ऐसे ले लेते हैं। यहां से आ रही है और ये ऐसे करके मुड़ जाएगी, इसलिए आपको लकड़ी ऐसे मुड़ी हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो प्रश्न आएगा कि बताइए, पानी में लकड़ी का मुड़ा हुआ दिखाई देना किसका उदाहरण है? आप कहेंगे अपवर्तन का। पानी का जो तल है ना, वो आपको एक्चुअल से थोड़ा ऊपर नजर आता है। ये भी किसका उदाहरण है? ये भी अपवर्तन का ही उदाहरण है। ठीक है जी, तो आशा करूंगा कि आपको अभी तक मेरी बात बढ़िया से समझ में आ गई होगी कि क्या होता है अपवर्तन और उससे जुड़े हुए कुछ उदाहरण। तो अपवर्तन में बेसिकली हमें यही पढ़ना था, लेंस पढ़ना था, और दूसरा ये पढ़ना था कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो वो अभिलंब से दूर हट रही है, अभिलंब से अभिलंब के पास आ रही है, और क्यों, अगर ऐसा हो रहा है तो इसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ देखते हैं। ठीक है, तो भाई ये सारी चीजें हो गई। अभी हमने 2 घटनाएं पढ़ ली हैं। अब मैं सोच रहा था कि आज ही खत्म हो जाए, बट हो नहीं पाया, क्योंकि हमें आराम से पढ़ना है, जल्दबाजी कुछ नहीं करनी। कोई बात नहीं, मंडे आपकी लास्ट क्लास होगी। मंडे और इसमें क्लास लगेगी, लास्ट क्लास, जिसमें हम बाकी 4 घटनाएं पढ़ेंगे, और तकरीबन शुरुआत के आधा घंटे में ही वो चारों घटनाएं हो जाएंगी। वो बहुत छोटी छोटी घटनाएं हैं, बट इंपॉर्टेंट जितना हमने कल और आज का मिला के पढ़ा है इसी के बराबर है।
अगर मैं कहूँगा कि इससे एक प्रश्न आएगा तो 50% चांस है कि वो आज और कल की दोनों घटनाओं से मिला के आए, और 85% चांस है कि वो मंडे की घटना से मिला के आए। इसलिए अच्छे से कल परसों की क्लास को भी लेना है, और परसों ही आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आभार आप सभी का। अच्छे से समझ में आ गया। रिवीजन जरूर करते रहिए, क्योंकि अगर चीज़ें बेहतर समझ में आ रही हैं तो ये गारंटी नहीं है कि वो लंबे समय तक याद रहे। लंबे समय तक याद रखना रिवीजन ही एक माध्यम है। मिलेंगे कल। नमस्कार, धन्यवाद।